हेलो। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार हम लोग पढ़ चुके थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? असहयोग आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? असहयोग आंदोलन। हम्म आपके सामने प्रस्तुत है बिहार की अद्भुत, वही बात है, बिहार की वो जिद कि झंडा नहीं झुकने देंगे तो झंडा नहीं झुकने देंगे, तो झंडा नहीं झुकने देंगे। ये आपने पटना सेक्रेटरिएट के पास ये मूर्ति देखी होगी। अगर वहां नहीं देखी है तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ टाइम में आपने देखा होगा। हमारा टॉपिक क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। टॉपिक का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन और क्या, बिहार, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। इंग्लिश वाले लिख लेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बिहार। ये वो मूर्ति है जो हमें 1857 के वीर कुंवर सिंह से जोड़ती है। इनके पुरखे थे वीर कुंवर सिंह, जो 80 साल की उम्र में अपने आप को शहीद करने से नहीं डरे। और उनके ही ये पोते हैं, परपोते हैं, समझ रहे हो? उन्हीं के ये वंशज हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए आप एक झंडा फहराने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। सातों के सातों को गोली मार दी गई, लेकिन झंडा झुकने नहीं दिया। ये दुनिया के इतिहास में बहुत कम उदाहरण है। विद्यार्थियों के शहादत में बहुत कम उदाहरण है। इसको बहुत अंडररेटेड किया गया है, बहुत ज्यादा। भारत के इतिहास में बहुत अंडररेटेड घटना है। अंडररेटेड मतलब इसको उतना मूल्य नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था भारत के इतिहास में। जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो इसका जिक्र शायद ही आएगा, बिहार के इतिहास में आ जाता है। लेकिन यह अद्भुत कहानी थी। एक लड़का झंडा लेकर बढ़ता है सेक्रेटरिएट में फहराने के लिए, सामने से गोली चलती है। जब वो गिरने लगता है तो उस झंडे को दूसरा पकड़ लेता है। जब वो गिरने लगता है तो उस झंडे को तीसरा पकड़ लेता है। और अंतिम करते करते सातवां आदमी लड़का वो झंडा जाकर फहरा ही देता है। ये जज्बा आपको दुनिया के इतिहास के किस कोने में मिलता है, बताइए मुझे? बहुत कम। तो ये घटना किस दौरान हुई थी? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हुई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। इसलिए मैंने इसको यहां पे लिखा है, आगे इसका वर्णन आएगा। ठीक। तो इससे पहले होने वाली कुछ घटनाओं पे नजर डालते हैं हम। कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन तक छोड़ के गए थे। उस बीच में कुछ घटनाएं हुई जो बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ और इसका निर्माण किया गया। किनके द्वारा, बताइए?
सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सहजानंद सरस्वती हमेशा आता है क्वेश्चन में, बिहार के एग्जाम में बार बार आता है। तो जो बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब ये पढ़ रहे हैं तो कर ही रहे होंगे, वो तो इस पे एकदम कितना, 1 2 3 4 5 5 स्टार मार लें। बिहार प्रांतीय किसान सभा का की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने 1929 में की थी। और पहले बिहार में किसान सभा की स्थापना हुई, उसके बाद स्थापना हुई कहां, भारत में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, 1936 में हुई। तो बिहार हर चीज में अगुआ था उस समय। जो बिहार में एक्सपेरिमेंट होता था वो देश में लागू होता था। शायद इसीलिए बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला कहा गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो तुम लोग? शायद इसीलिए बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला कहा गया, लेबोरेटरी ऑफ पॉलिटिक्स। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना हुई कब, 1931 में। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसको भी आप 5 स्टार मार सकते हैं। दोनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। और इसके सेक्रेटरी सचिव कौन थे, जय प्रकाश नारायण, जिनको हम प्यार से क्या बुलाते हैं, जेपी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इनका नाम, पॉपुलर नेम क्या है, लोकनायक। नोट डाउन कर लीजिए इसको, 5 स्टार लगा लीजिए। और ये नाम तो एकदम नहीं भूलना है, जयप्रकाश नारायण। आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी। जैसे LIC है ना, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, वैसे ये है। ये सारे नाम आपको गुम हो जाएंगे, कुछ नाम रह जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, कुछ नाम आजादी के बाद रह जाएंगे। और ये तो बहुत आगे तक रहेंगे, इमरजेंसी तक। जेपी आंदोलन, बिहार के लोग हर एक क्षेत्र में अगुआ रहे हैं शुरू से ही। गरीबी वरीबी कुछ नहीं होती है, मन का वहम है। कभी द्रोणाचार्य को भी अपने बच्चे को आटा घोलकर पिलाना पड़ा था दूध की जगह पे। कभी रामचंद्र जी को भी जंगल में कंदमूल फल खाना पड़ा था। ये तो मनुष्य के इतिहास में होता आया है, तो बिहार के भी जीवन में चल रहा है। लेकिन उस गरीबी में आप अपने आप को बचा पाते हैं कि नहीं, बस यही बात टीस करती है बिहार के लिए। बस यही बात टीस करती है कि बिहार शिक्षा का अगुआ होता, समझ रहे हैं, ईमानदारी में अगुआ होता, समझ रहे हैं, नैतिकता में अगुआ होता। मतलब जो यहां पे आप देखते हैं अपराध नहीं होता, तब मैं समझ लेता कि नहीं, सही रास्ते पर है। दिक्कत यह है कि नैतिकता जब गिर जाती है ना, तब मुश्किल खड़ी होती है। पैसा कोई मैटर नहीं करता है, गरीबी कोई मैटर नहीं करता है। बिहार कभी शिक्षा में बहुत आगे था। आर्यभट्ट कोई बहुत अरबपति व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनका जो दिमाग से वो जितने धनी थे, मस्तिष्क के जितने धनी थे, आर्यभट्ट पूरी दुनिया को नया रास्ता दिखा दिए। दशमलव, जीरो, समझ रहे हैं।
पृथ्वी की गोल परिक्रमा, व्यास, क्या क्या नहीं बताया उस व्यक्ति ने। खैर आगे चल, हम यहां पे रखते हैं। क्या भारत छोड़ो आंदोलन, आपको पता है 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान, ये सब राष्ट्रीय चीजें हैं। ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ? बंबई में कांग्रेस ने, ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में कांग्रेस ने इसकी घोषणा की कि क्या करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे, और एक रेजोल्यूशन पास किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया जाए। और महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया? करो या मरो, अब कोई उपाय नहीं है, बहुत झेल लिए, बातें नहीं मान रहा है अंग्रेज सब, अब या तो आजादी लो या मर जाओ, क्या करोगे गुलामी में जीकर। वैसे महात्मा गांधी बूढ़े हो भी गए थे, उनको लग रहा था कि हमारे जिंदा रहते आजाद हो जाए तो कितना मजा आ जाए, समझ रहे हैं। वो चाह रहे थे कि हमारे जिंदा रहते ही देश आजाद हो जाए। जैसे ही ये घोषणा हुई, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया। ये सब आप उसमें पढ़े होंगे। कांग्रेस को क्या घोषित कर दिया गया? कांग्रेस हो गई क्या? गैर कानूनी संस्था, हिंदी में गैर कानूनी संस्था, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। और कांग्रेस जब गैर कानूनी संस्था घोषित की गई तो उस समय जितने भी नेता थे, गांधी से लेके सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी, नेहरू, जितना भी आप नाम जानते हैं, सबको एक तरफ से गिरफ्तार किया। अंग्रेज भी अड़े हुए थे कि अब बहुत हो गया, वो भी आर पार की लड़ाई में थे। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज और भारतीयों की आर पार की लड़ाई है। इससे पहले थोड़ा सब्र करते थे, गिरफ्तार करने से पहले थोड़ा समय देते थे, लेकिन उस समय नहीं देने का एक और भी कारण था कि विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेजों के पास ऑप्शन भी नहीं था। उधर हिटलर ठोक रहा था अंग्रेजों को, पकड़ पकड़ के दे रहा था, इधर महात्मा गांधी भी उग्र हो जाए, भारतीय भी उग्र हो जाए तो अंग्रेज जाए कहां। और उनको चाहिए यहां से क्या? संसाधन। यहां से, यहां के सैनिक लड़ने जाएंगे, यहां के पैसों से वो लड़ेंगे, यहां का जो कच्चा माल है, भोजन, गेहूं, चना, दाल, मकई, सब खा के वो लड़ेंगे वहां पे, समझ रहे हो। और भी लोहा, तांबा सब उखाड़ के ले जाएंगे, वहां हथियार बनाएंगे। तो भारत की कॉलोनी पर, भारत के उपनिवेश पर उनका विश्व युद्ध टिका हुआ था, बहुत बड़ा विश्व युद्ध था, हिटलर से लड़ना पड़ रहा था उनको। तो वो भी कहे कि पहले सबको गिरफ्तार करो, तब गिरफ्तार। बिहार में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और अब हम आते हैं बिहार में, ये तो देश पे चल रहा था। बिहार में क्या हुआ? जिस तरह से पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था, वैसे ही बिहार में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और पहली लाइन के सारे नेता गिरफ्तार हो गए। पहली लाइन के सारे नेता जो भी बिहार के थे, सारे नेता क्या? गिरफ्तार। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार, जैसे कि श्री कृष्ण सिंह गिरफ्तार, अनुग्रह नारायण गिरफ्तार, जितना भी वगैरह 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 आप नाम जानते होंगे, सब गिरफ्तार, समझ रहे हैं। तो जब पहली लाइन के नेता गिरफ्तार हुए, तब कमान संभाली दूसरी लाइन के नेताओं ने, दूसरी लाइन के नेताओं ने। और जिसमें मैक्सिमम क्या थे? इसमें मैक्सिमम थे युवा, कह लीजिए युवा नेताओं ने।
और वो युवा नेता इसी आंदोलन से उभरे जो नए भारत के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए, जैसे कि कर्पूरी ठाकुर, जिनको अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या दिया है, भारत रत्न दिया है। बहुत देर लगा दी लेकिन चलिए मिला। इतने लोग हैं कि कितनों को आप भारत रत्न दीजिएगा, तब तो रत्न ही थे। मेरा तो मानना है कि स्वतंत्रता सेनानियों को सामूहिक रूप से भारत रत्न घोषित कर देना चाहिए कि जितने स्वतंत्रता में हम जिनको जानते हैं, जिनका नाम और जिनका नहीं भी जानते हैं, जिन्होंने भी देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, सबके सब भारत रत्न है। कितनों को दीजिएगा। चलिए कुछ प्रतिनिधित्व नेताओं को दे देते हैं। अब जैसे कर्पूरी ठाकुर को दिए तो इनके साथ जो भी जुड़े थे उन सब का सम्मान हुआ। जैसे जयप्रकाश नारायण, ये नाम भी याद रखिएगा और लिख लीजिए, जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। अभी हमने आपका इनका नाम लिया ही था। जैसे सीताराम केसरी, ठीक। और कौन है, कोई और बचे? जैसे राम मनोहर लोहिया, सबका नाम लिखते जाइए। ये सब दूसरी लाइन के युवा नेता थे जिन्होंने कमाल संभाल ली। अब क्या है ना कि ये युवा थे उस समय, बाद में तो बहुत फिर वरिष्ठ हुए, फिर एक से एक, लेकिन उस समय ये युवा थे और इनके अंदर था उबाल, सहन शक्ति नहीं थी, धैर्य नहीं था। तो ये जितना भी ये आंदोलन को कुछ अलग ही दिशा में लेके चले गए। जैसे कि आप देखते हुए कि ज्यादातर जो देश हैं उनके जो शीर्ष नेतृत्वकर्ता होते हैं वो बुजुर्ग ही होते हैं, मैक्सिमम 40+ ही होते हैं। अब कुछ युवा नेताओं की भागीदारी बढ़ी है, बहुत जगह प्रधानमंत्री दिख जाते हैं, राष्ट्रपति दिख जाते हैं युवा, लेकिन ज्यादातर अभी भी जो नेता होते हैं वो बुजुर्ग ही होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उनमें धैर्य होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ये प्रधानमंत्री गलत कर रहा है, वो राष्ट्रपति गलत। अगर आपको आज भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए ना, तब आप ऐसा ऐसा डिसीजन ले लीजिएगा जो लंबे समय के लिए देश के लिए हितकर नहीं होगा। आपका खून जोश में है। जैसे कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चलेगी ना तो आप देखिएगा नहीं, आपकी जगह ए बहुत हुआ, आर पार की लड़ाई, आर पार मारो, समझ रहे हैं? क्योंकि आप जोश में रहते हैं, आप तुरंत सेना को ऑर्डर दीजिएगा, चढ़ाई करो, बहुत हो गया, पाकिस्तान को इतना मारो, इतना मारो। लेकिन युद्ध इतना आसान नहीं होता है। कमजोर से कमजोर बकरी भी एक सींग तो मार ही देती है। युद्ध किसी भी देश के लिए सही चीज नहीं है, एक बात जान लीजिए। तो जो नेता जो होते हैं, वरिष्ठ नेता, वो सहन शक्ति दिखाते हैं। मोदी जी तो फिर भी कभी कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, उसके पहले नेता ज्यादा सहन शक्ति दिखाते थे। इतना भी दिखाना सही नहीं है, मेरा भी यही मानना है। अगर पुलवामा जैसी घटनाएं हुई हैं तो उसका जवाब तो देना ही चाहिए। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ की बात है, लेकिन अगर आप नेता होते ना तो आप एक दो मिसाइल गिरवा देते, ए जी खत्म करो, नक्शा पर से हटाओ उसको, समझ रहे हैं? भले हमारा 2-4 शहर जाए, उसको नक्शा पर से हटाओ। आपका ये डिसीजन होता है। इसीलिए तो ये नेता भी उसी तरह के हैं। राम मनोहर लोहिया सब जवान, कर्पूरी ठाकुर उस समय जवान, इन्होंने उस आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया और उस आंदोलन को पूरी तरह हिंसक तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक क्रांतिकारी आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत एक अहिंसक आंदोलन के रूप में हुई, वो आगे चल के एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया इन्हीं नेताओं की वजह से। समझ रहे हैं? ये दूसरी लाइन के नेताओं की वजह से। फिर पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर, सब का सब एक तरफ से जलने लग गया। और इसी आग में
पटना सेक्रेटेरिएट के उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, उमाकांत सिन्हा, सॉरी, उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, जगपति कुमार, सतीश प्रसाद, देवी पद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, इन 7 विद्यार्थियों ने 11 अगस्त 1942 को पटना के सेक्रेटेरिएट पे झंडा फहराने का निर्णय लिया। कब? 11 अगस्त 1942। ये डेट मेमोराइज कर लीजिए, स्टार मार लीजिए। इस दिन 7 स्टूडेंट्स, नाम लिख लीजिए आप, मैं यहां लिखूंगा, टाइम लगेगा, याद कर लीजिएगा या सर्च करके यहां पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 2 3 4 ऐसे करके लिख लीजिएगा। पटना सेक्रेटेरिएट पे झंडा फहराने चले। यार जल्दबाजी में ना, ये मैं जोश में ऐसा हो जाता है। पटना सेक्रेटेरिएट पे कुछ घटनाएं ऐसी होती है इतिहास की जो आपको जोश मिला देती है। सेक्रेटेरिएट पे झंडा फहराने गए और झंडा तो फहराया लेकिन गोलीबारी में क्या हो गए? शहीद हो गए। झंडा फहरा ही दिया, झंडा फहराना नहीं छोड़े, झंडा फहरा दिया, लेकिन उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, सतीश प्रसाद, जगतपति कुमार, राम गोविंद सिंह, ये सब जो 7 थे, सबके सबसे प्रश्न आपको आएगा कि पटना सेक्रेटेरिएट में झंडा फहराने हुए जो शहीद हुए थे वो किस आंदोलन के दौरान? तो आपको याद रखना है, क्रांतिकारी आंदोलन, अहिंसक कम क्रांतिकारी आंदोलन, समझ रहे हैं? नॉन वायलेंस कम रेवोल्यूशनरी आंदोलन, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। हम इसको कह सकते हैं कि नॉन वायलेंस कम क्या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। मतलब वही हुआ, ये था तो नॉन वायलेंस लेकिन उसमें रेवोल्यूशन की झलक थी। ये देखिए रेवोल्यूशन की झलक। इसी दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी छोटा नागपुर जिले में, जहां पे हुआ ताना भगत आंदोलन, जो एक प्रकार का आदिवासी किसान आंदोलन था। आदिवासी बिहार के किसान आंदोलन हम एक तरफ से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे ये है तो सिर्फ मैं इसकी चर्चा कर देता हूं। देखिए, भारत की आजादी में अंग्रेजों से लड़ने में आदिवासी शुरू से ही बहुत ज्यादा हो रहे हैं, शुरू से ही अपनी लड़ाई लड़े हैं। 1857 की क्रांति से पहले से ही आदिवासी लड़ते रहे, समझ रहे हो? जबकि उस समय जमींदार और देश के कथाकथित अगड़े लोग मलाई चाट रहे थे और अपने ही देश को लूट रहे थे और फिरंगियों का साथ दे रहे थे। उस समय पहाड़ों में और जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग अपने आजादी की और अपने स्वायत्तता की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे। और कभी सोचा आपने कि जब देश आजाद हुआ तो मलाई किसने चाटी? आदिवासी तो आदिवासी ही रह गए। लाख आरक्षण दे दिया गया, लेकिन क्या स्थिति में सुधार हुई है? कुछ हद तक हुई है, लेकिन क्या आजादी के 75 साल बाद भी हम आदिवासियों को उस स्थान पे पहुंचा पाए जिसके वो हकदार हैं?
स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने बराबर की भागीदारी की है, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे उससे पहले और भी बहुत सारे आंदोलनकारी हो। पढ़ेंगे हम सबको। लेकिन जब स्वतंत्र हुआ भारत तो मजा लिया फिर उन्हीं जमींदारों ने जो उस समय फिरंगियों का साथ दे रहे थे। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कभी कभी शिक्षा, पैसा, एडवांस, इस सब का कोई महत्व नहीं रखता आपकी अगर सोच में गुलामी हो तो। ये आदिवासी बहुत शिक्षित नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, और उस समय तो और भी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन इसके अंदर इतना स्वाभिमान था। ये दीकुओं के खिलाफ लड़ जाते थे। दीकू मतलब बाहरी लोग जो इनकी जंगल, जल और जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करते थे, उनसे लड़ जाते थे। और एक हम थे, ये अपनी जमीन जाकर भेंट कराते थे। 1757 की पलासी का युद्ध हम लोग हारे, क्यों बताइए? हमारे ही लोग अंग्रेजों के खिलाफ से लड़ गए, अंग्रेजों के तरफ से लड़ गए। हमारे ही लोग हमें दगा दिए, हमारे ही लोग अंग्रेजों के तलवे चाटने चले गए। और ये कथा कथित पढ़े लिखे समझदार लोग थे, देश के अगुआ लोग थे। और उसी समय कभी उन जंगलों में तीर कमान और बहुत कम संसाधन के साथ अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे आदिवासी। कोई ऐसा पीरियड नहीं रहा जब से अंग्रेज आए और जब अंग्रेज छोड़कर गए तब से लेके तब तक, 1757 मान लीजिए, उससे भी पहले से लड़ाई हो रही है, लेकिन 1757 से लेकर 1947 तक आदिवासियों ने कोई ऐसा समय नहीं रहा जब अंग्रेजों से ना लड़ा हो। समझ रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ते हैं। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान एक और घटना हुई। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल पहुंचा दिया गया। जो हमेशा पूछा, मैं पूरा जयप्रकाश जयप्रकाश क्यों लिखता हूं, सिर्फ जेपी लिखूंगा, आप समझ जाइएगा कि जेपी को कहां पहुंचा दिया गया, हजारीबाग जेल। और जेपी हजारीबाग जेल को तोड़कर दिवाली के ही दिन भाग के कहां चले गए, नेपाल। जेपी का भी बहुत अद्भुत हो रहा है। जेपी अपनी पूरी जिंदगी एक क्रांतिकारी की जिंदगी जिए, समझ रहे हैं, एक क्रांतिकारी की जिंदगी जिए। देखिए, जेपी को हजारीबाग जेल डाला गया असहयोग आंदोलन में हो रहे उनके कारनामों की वजह से। अद्भुत अद्भुत कारनामा कर रहे थे, कभी इधर जेल तोड़ देना, अरे कभी इधर रेल तोड़ देना, कभी पटरियां उखाड़ देना, कभी कुछ कर देना। अंग्रेजों के नाक में दम कर रखे थे। हजारीबाग जेल तोड़कर भाग गए दिवाली के दिन नेपाल। नेपाल में 1943 में आजाद दस्ता बनाया। क्या बनाया? आजाद दस्ता, जिसका पहला अधिवेशन, सब लिखते जाना है, जिसका पहला अधिवेशन कहां हुआ, पूर्णिया में हुआ 1943 में ही। और पूर्णिया में एक गांव है जिसका नाम है शिमाली या शिमिली, जो भी कह लीजिए। शिमला से याद रखिएगा, अगर पूछ दिया पता नहीं कौन सा फैक्ट, लेकिन पूर्णिया में हुआ ये तो याद रखना है। और ये क्या करता था आजाद दस्ता? आजाद दस्ता करता था गोरिल्ला वार। जब आप शिवाजी पढ़े होंगे या और भी भारत के बहुत सारे ऐसे नेतृत्व करता थे, राजा थे जो गोरिल्ला वार, लेकिन शिवाजी को स्पेशल याद किया जाता है। गोरिल्ला वार क्या होता है? जब आप गोरिल्ला की प्रकृति देखिएगा, गोरिल्ला तो आप जानते ही होंगे, ब्लैक कलर का बड़ा सा मनुष्य जैसा ही दिखता है लेकिन थोड़ा अलग होता है, चिंपांजी गोरिल्ला। तो जो गोरिल्ला होता है वो कहां छुपा होगा वो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ही आप उसके क्षेत्र में घुसिएगा वो बिना किसी चेतावनी के आप पर अटैक करेगा और जान ले लेगा। वही गोरिल्ला वार ये लड़ते थे। राम मनोहर लोहिया वगैरह वगैरह लोग इनमें बहुत इंपोर्टेंट में आते हैं।
ये तो जयप्रकाश नारायण कलकत्ता भागे और पूरी कहानी है इनकी जयप्रकाश नारायण की। कुछ नाम याद रखिएगा, जैसे सरस्वती देवी, माया देवी, जिरियावंती देवी, शांति देवी, शारदा सरस्वती देवी, सुनीति देवी। ठीक, सरस्वती देवी, शारदा देवी, सुनीति देवी, ये सब जो नाम है ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई स्त्रियों के नाम। ठीक, और कुछ बच गया? नहीं, और कुछ नहीं बचा। तो आज की कक्षा इतनी ही। इस तरह से बिहार का जो आधुनिक बिहार का जो इतिहास है वो लगभग हमने खत्म कर लिया। अब जो इसमें कुछ बचे खुचे फैक्ट होंगे वो हम आपको पीडीएफ वगैरह और अन्य माध्यमों से आपको हम प्रदान कर देंगे, और उस प्रदत्त पीडीएफ के साथ आपको परीक्षा में मजा ले लेना है। इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा पूरे क्लास को, आप फिर से जाकर वहां पर देख सकते हैं, फिर से मजा उठा सकते हैं, और जिंदगी को मौज से जीना है। मैं बार बार आपको क्या कहता हूं कि जिंदगी के तराजू पर अपना तौल करो, कितने महंगे हीरे हो यह स्वयं मोल करो। मैं बार बार बोलता हूं आपसे, ये पंक्ति हमेशा इसलिए बोलता हूं कि आपको याद हो जाए कि आपको अपना तौल स्वयं करना है, आपको अपना माप स्वयं करना है। आपको आप कितने पानी में है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, आपकी औकात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आपके अंदर आग है और वो कितना धधक रहा है ये आप पे डिपेंड करता है। तो जलाइए उस आग को, धड़काइए और दिखाइए इस दुनिया को कि आप में भी जीतने की क्षमता है, आप भी जीत सकते हैं। ये इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं, इतिहास क्या है? मैं आपको एक पंक्ति पढ़ के सुनाता हूं विवेकानंद की, गौर से सुनिएगा। विवेकानंद क्या कहते हैं हिस्ट्री के बारे में, समझ रहे हैं? विवेकानंद का हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा कथन है जो मैं हमेशा अपने पास रखता हूं। तो मुझे याद है, लेकिन मैं अब चूंकि कोट है ना तो मैं उनके ही शब्दों में कोट करना चाहता हूं। मैं उनके ही शब्दों में कोट करना चाहता हूं। विवेकानंद कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ ए फ्यू मैन who had faith in themselves. That faith calls out the divinity within. कहना चाहते हैं कि इतिहास कुछ और नहीं है। इतिहास क्या है? इतिहास, विवेकानंद कह रहे हैं कि इतिहास जो है वो चंद लोगों की कहानियां हैं, चंद महान लोगों की कहानियां हैं। आज अंतिम कक्षा है इसलिए मैं थोड़ा फिलॉसफी भी दे रहा हूं। चंद महान लोगों की कहानियां हैं जिनको जिनको खुद पर विश्वास था। ये जो खुद पर विश्वास का शब्द है ये आपको भूलना नहीं है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। और जिस दिन ये आपके खुद के विश्वास पर टिकेगा और आप खुद पे विश्वास करने लगेंगे, उस दिन विवेकानंद के उस लिस्ट में आपका भी नाम जुड़ जाएगा, उन चंद महान लोगों में आपका भी नाम जुड़ जाएगा। क्या? कि द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ फ्यू मैन हु हैड फेथ इन देमसेल्फ। तो खुद पे विश्वास कीजिए, कितने महंगे हीरे हैं उसका तौल कीजिए और दिखाइए दुनिया को। समझ रहे हैं? आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।